हम यहाँ जिला मुख्यालय सिरमौर के नाहन में हाटी समिति की ओर से आप सभी से रूबरू होना चाहते हैं। हमारे बीच में यहाँ हमारे नाहन हाटी यूनिट के अध्यक्ष सचिव और केंद्रीय हाटी समिति के उपाध्यक्ष सुरेंद्र जी, सलाहकार नरेश फौजी जी और संतराम राणा जी जो वरिष्ठ सदस्य रहे केंद्रीय हाटी समिति के, और भी हमारे साथ सदस्य हैं। तो बहुत शॉर्ट नोटिस में हमारी आज यहाँ एक युवाओं के साथ बैठक थी। उसके बारे में तो सुरेंद्र जी ही बताएंगे कि उसके क्या निर्णय हुए। कल जो हमारा हिमाचल प्रदेश के सचिवालय में कैबिनेट मिनिस्टरों के साथ जो बैठक हुई थी हाटी समिति की, उसमें हाटी समिति के सभी एरिया से रिप्रेजेंटेटिव शामिल थे और सभी विचारधारा के लोग उस डेलीगेशन में थे। और हमें भी बहुत अच्छा लगा कि भाई सरकार की ओर से ही हमें न्योता आया था कि सरकार बातचीत करना चाहती है। बातचीत हुई भी, बहुत अच्छे माहौल में बातचीत हुई। 2 कैबिनेट मंत्री उसमें थे, श्री जगत सिंह नेगी जी जो जनजातीय मंत्री है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी उन्हीं के पास है, बागवानी विभाग भी उन्हीं के पास है, और हमारे सिरमौर से जो एकमात्र मंत्री है हर्षवर्धन चौहान जी उद्योग मंत्री, वो भी उस बैठक में थे। और जो ट्राइबल डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी है वो भी उसमें शामिल थे, संबंधित अधिकारी लोग। बहुत अच्छे वातावरण में बैठक की चर्चा भी हुई, शुरुआत भी हुई। हमारा एक ही एजेंडा था हाटी समिति की ओर से कि जो ये 4 अगस्त को जनजाति दर्जे की अधिसूचना जारी हुई है हाटी समुदाय के लिए, उसको लागू करें। सरकार उसको लागू क्यों नहीं कर रही है? 4 अगस्त के बाद का मतलब है कि आज 4 महीने पूरे होने जा रहे हैं। तो आज भी हम लोग इसी उत्सुकता में कि कब लागू हो, कब लागू हो। हमारे बच्चों को कोर्ट का सहारा लेके प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेने पड़ रहे हैं। तो सारे बच्चे हमारे कोर्ट तो नहीं जा सकते, लेकिन जब कोर्ट ने भी ये डिसीज़न दे दिया है कि यहाँ के बच्चों को सर्टिफिकेट इशू होने चाहिए, तो हम प्रोविजनल के चक्कर में क्यों पड़े? हम तो परमानेंट सर्टिफिकेट चाहते हैं। और ये प्रश्न हमने वहाँ अधिकारियों से भी पूछा कि क्या ऐसा कोई प्रावधान है कानूनन कि भाई अगर कोई क्लैरिफिकेशन कोई लेना चाह रही है सरकार, वो नहीं आ रही है और लागू नहीं कर पा रही है सरकार, तो क्या ऐसा कोई कानून प्रावधान है? तो अधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि नहीं, ऐसा कोई कानूनन अधिकार है नहीं। तो हमारा इसी बात पे जोर था कि हम इस बात को सुनने के लिए यहाँ नहीं आए हैं कि वहाँ से क्लैरिफिकेशन के लिए लिखा है, 4 महीने के बाद क्लैरिफिकेशन नहीं आई, आ भी जाएगी तो क्या पता फिर अगला पत्र चला जाएगा केंद्र सरकार को। तो इस भरोसे तो हम नहीं रह सकते। तो हमने सीधे सीधे सरकार को आग्रह किया था कि ये अब बहानेबाजी अब हम सुनेंगे नहीं, और ना हमारे लोग इस चीज़ को अब सहन करेंगे। तो इसको लागू करना चाहते हैं हम कि हम सरकार से सिर्फ आश्वासन चाहते हैं कि 7 दिन के अंदर अंदर ये लागू हो। अगर लागू नहीं होता तो हमारे पास एकमात्र विकल्प है आंदोलन का। हमारे युवा अब सब्र नहीं कर सकते। अब इतना सब्र ना हमारे में है, युवाओं में तो कोई, हमने आज तक भी बहुत मुश्किल से रोका था। कल भी हमारे कुछ युवाओं ने वहाँ चंडीगढ़ में जो वहाँ पंजाब विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, उन्होंने वहाँ धरना प्रदर्शन किया। और आज भी यहाँ नाहन में युवाओं ने कुछ निर्णय लिया है, और सुरेंद्र जी आपको बताएंगे। तो ये तो हमारा सरकार के लिए आग्रह था कल तक। तो अब जी हजूरी का समय तो अब बीत चुका है। अब ये बहाना नहीं चलेगा कि एक तरफ हम कोर्ट में लड़ें, दूसरी तरफ कई समुदाय हमारे खिलाफ खड़े किए जा रहे हैं। तो ये तो अब चलेगा नहीं। जब आधिकारिक रूप से, संवैधानिक रूप से हमें अधिकार मिल गया है केंद्र सरकार की ओर से, तो इसे लागू करना, एक तरफ मंत्री भी और अधिकारी भी ये बोलते हैं कि नहीं, हम इसमें एक कॉमा तक भी आगे पीछे नहीं कर सकते, इसको हम रोक नहीं सकते। अगर रोक नहीं सकते तो लटकाने का क्या मतलब है? तो इस पे हमारा आक्रोश सरकार के प्रति है। जो हमें ऐसा लगा कि सरकार मन से इसको लागू नहीं करना चाहती। और विशेष रूप से हम सीधा सीधा आरोप लगाते हैं, जो यहाँ से हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, वो कैबिनेट में मंत्री भी हैं, क्योंकि अब इतना लंबा समय होने के बाद भी अगर ये चीज़ें चलती रही कि स्पष्टीकरण आएगा फिर सरकार लागू करेगी, ये तो अब नहीं चलेगा। तो इसलिए हमारा स्पष्ट रूप से कहना है, अपने लोगों से भी आग्रह है कि अब हमारे को हाटी
मुद्दे के नाते सारी राजनीतिक विचारधारा को किनारे रखते हुए एक मंच पे एक आवाज़ के साथ खड़ा होना पड़ेगा। ये शुरुआत कल चंडीगढ़ से हो गई है और अगला चरण नाहन से शुरू होने वाला है। अगली बात सुरेंद्र जी। धन्यवाद शास्त्री जी। सबसे पहले तो पत्रकार बंधुओं का मैं यहाँ पधारने पर, इतने शॉर्ट नोटिस पे पधारने पर आपका आभार प्रकट करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। आपका सहयोग हमारे को बहुत पहले से मिलता आ रहा है, जब से हमारा ये संघर्ष चलता आ रहा है। आप सब लोगों को विदित है, शास्त्री जी ने जिस प्रकार से बताया, 1967 का सफ़र 4 अगस्त 2023 को हमने पार किया। 56 साल लगे हमारे को इसको पूरा करने के लिए। और आज हिमाचल प्रदेश सरकार, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट से ये कानून बन के आ चुका है, कल जिस प्रकार से बात हुई पूरी डिटेल में, हमने लास्ट तक यही सोचा था कि बस ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जैसे हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उन्होंने सारी ब्रीफिंग वहाँ पे कर दी कि इसमें कोई भी इफ वर्ड हम नहीं कर सकते, ये जो आया है उस तरह से है। लेकिन हमारे को कुछ समस्याएं हैं, हमारे जो कुछ विरोधी समझ लो है, तो हम तो उनको सहयोगी ही मानते हैं, क्योंकि हमने तो वहाँ पे भी यही बोला कि भाई आप जिसको जो बेनिफिट देना चाहते हो आप दीजिए। आप ओबीसी वालों को 1 के बदले 2 दे दो, 3 दे दो, 4 दे दो, जितने इनके बनते हैं उतने इनको बेनिफिट दे दीजिए। एससी वालों को जो बेनिफिट आप दे सकते हैं वो आप दे दीजिए। हमारे को कोई किसी से ऐतराज़ नहीं है। हमारे समाज ने बड़ा संयम तरीके से वहाँ पे काम किया। लेकिन हम सिर्फ ये मांग करते हैं कि हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। उनको जो सर्टिफिकेट है वो इशू होना चाहिए। हमारी सिर्फ इतनी डिमांड थी। लास्ट में कुछ हमारे जो शेड्यूल कास्ट समाज के लोग थे, उन्होंने बीच में वो करना शुरू कर दिया कि एट्रोसिटी नहीं हटना चाहिए, ये नहीं हटना चाहिए, वो नहीं हटना चाहिए। ओंकार शर्मा जी, जिन्होंने इसको सारी चीज़ स्टडी की, आज हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, उन्होंने स्पष्ट बोल दिया कि कानून को जैसे आया है वैसे ही लागू कर सकते हैं। उसमें हम कोई चेंज ना इसमें कभी हो सकता है और ना किसी को ड्यूअल बेनिफिट मिल सकता है। ये भी उन्होंने बात सारी क्लियर कर दी। आज तक नहीं मिला है एक्सेप्ट किन्नौर। उन्होंने बात की है क्योंकि ट्राइबल मिनिस्टर किन्नौर से हैं। उनको बोला कि भाई एक किन्नौर को छोड़ के बाकी भारतवर्ष के किसी भी कोने में ड्यूअल बेनिफिट का प्रोविजन इसमें नहीं रहता है। अब इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारे पास विकल्प कुछ नहीं बता है। आप सब लोगों के सामने सारी बातें हैं। 56 साल से लेके आप देखते आ रहे हैं। क्या आपने कभी देखा कि हाटी समुदाय के लोग उन्होंने कभी किसी प्रकार का उग्र प्रदर्शन किया? क्या आपने कभी देखा कि उन्होंने कभी रास्ता रोका, कोई तोड़ फोड़ की या कहीं पे इस प्रकार का प्रदर्शन किया? कभी नहीं। शांतिपूर्ण तरीके से चले हुए थे। 56 साल हो गए। 56 साल के बाद अब जब फल पेड़ पे लग के पक चुका है, उसको तोड़ने की बारी आ रही है, तो अब सरकार उसको तोड़ने के लिए मना कर रही है कि भाई हम नहीं देना चाहते। तो आप बताइए कि हमारे पास और क्या विकल्प बचता है? हम मजबूर हो चुके हैं। हमारा कैरियर तो दांव पे लगा ही था। हम तो इसका बेनिफिट ले ही नहीं पाए, पर हमारी आने वाली जनरेशन, जो अब ये जो बच्चे बैठे हुए हैं, ये ओवर एज होने वाले हैं, ये भी बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं। तो इसके अलावा हमने डिसीजन ये लिया, हालांकि कल जैसे शास्त्री जी ने बताया कि चंडीगढ़ से हमने शुरुआत कर दी है, दूसरी बारी हमारी नाहन की आती है। आज इसी के लिए बैठक की गई थी। 5 तारीख को हमारा यहाँ पे धरना प्रदर्शन होगा। 5 तारीख की डेट हमने तय की है, अभी परसों 5 दिसंबर। हमारे जो नौजवान लड़के हैं, इन्होंने बोल दिया है अब किसी भी प्रकार से कोई समझौता नहीं होगा। अगर सरकार ये चाहती है तो हम इसी प्रकार से चलते हैं। जबकि हर एक व्यक्ति ने, आपको सारा पता है, आप सब लोग जानते हैं, आप तो इंटरव्यू लेते हैं, मंत्रियों के लेते हैं, आप सेक्रेटरी के भी ले सकते हैं, औरों के भी ले सकते हैं, टेलीफोनिकली भी पूछ सकते हैं, आपको कोई मना नहीं कर सकता। आप पूछ लो अगर हमने कभी किसी प्रकार की कोई बात वहाँ पे की होगी। जब लास्ट में कंक्लूड होना था, कंक्लूड होने के बाद में ही अनिल मगेट ने वो बखेड़ा शुरू कर दिया। अब उस चीज़ के लिए अब हम ये नहीं जानते कि जब उसको पार्टी क्यों बनाया, उसको वहाँ पे अधिकृत क्यों किया उस मीटिंग में लाने के लिए, जबकि वो अधिकृत थे ही नहीं। अब ये सरकार की मंशा के ऊपर ही हमारा हो जाता है। कल हमने जब प्रदर्शन किया, आज हम बोल रहे हैं कि ये सेकंड टाइम, पहला चंडीगढ़ में कल हो चुका है, अब नाहन में होगा। और इसी प्रकार की ये प्रक्रिया, अगर सरकार इसी तरह की भाषा समझना चाहती है तो हमने बता दिया है। हमारे यहाँ से 2 आते हैं, एक विधायक रेणुका जी से थे, वो भी वहाँ पे बैठे हुए थे। जो हमारे मंत्री हैं वो शिलाई कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि जिन लोगों ने हमारे को यहाँ पे चुन के भेजा हुआ है, उनके अधिकारों को हम भी समझें, उनके अधिकारों की चिंता हम भी करें। लेकिन नहीं, पिछले अगर आप टेन्योर देखेंगे, 7 साल उनके पिताजी रहे हैं और 6 बार ये विधायक बन के यहाँ से गए हुए हैं। किसने बनाया? हम लोगों ने।
लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों की इसकी चिंता नहीं है। तो लास्ट अल्टरनेट हमारे बच्चों के पास और कुछ नहीं बचता है। हम अब इसकी अगर ये भाषा चाहिए तो उसी भाषा से उनको जवाब देंगे। इन सब चंद शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों का पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं और मैं चाहता हूं कर्नल नरेश जी कुछ बोले। मैं सिर्फ 2 पॉइंट बोलना चाहता हूं। कल हमें ये महसूस हुआ है कि सरकार की मंशा, जो सरकार बार बार कह रही है कि हम तो बहुत सीरियस है जी, कीन इंटरेस्टेड टू डू इट, वो नहीं लग रही थी। तो 2 लोगों के लिए हम आह्वान करते हैं कल, हमारे जो यहाँ के मंत्री जी हैं चौहान साहब और विनय जी, अगर वो सच्चे हैं जो उन्होंने कल कहा है कि हम चाहते हैं कि हम लागू करें, 5 तारीख को प्लीज दोनों आइए हमारे साथ धरना ज्वाइन करिए यहाँ पे, हम आपको बुला रहे हैं और अपनी सरकार के खिलाफ नारे लगाइए अगर आप सच्चे हैं तो। सीधी बात, तभी तो दिखेगा कि आप सच्चे कितने। अगर दिल्ली से नहीं आ रहा है तो जल्दी से जल्दी एक मिनिस्टर की टीम बनाइए। 20-25 दिन पहले उन्होंने बोला कि हम दिल्ली जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, करिए कॉन्फ्रेंस। कौन गया दिल्ली, लेके आए वहां से, हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है, सरकार की जिम्मेदारी की दिल्ली से लेके आए। बाकी हमारे पास क्या विकल्प पड़ता है। ट्राइबल मिनिस्टर के बारे में हमारे दोनों प्रबुद्धजनों ने नहीं बोला है। वो कल की जो बैठक थी उनके चेयरमैनशिप में थी, नेगी जी की चेयरमैनशिप में, उन्होंने फाइनल कॉल लेनी है, ट्राइबल मिनिस्ट्री उनके हाथ में है। हम उन्हें ये यहाँ से चेतावनी देते हैं, हम उन्हें हार्टी रीजन में कभी आने नहीं देंगे जब तक ये लागू नहीं हुआ, कभी नहीं आने देंगे। वो आके दिखाएं, सीधी बात बोल रहे हैं उनको। वो उतने ही दोषी है, उससे भी ज्यादा दोषी बोलूंगा मैं उनको, उनका डिपार्टमेंट ही है। और आप मीटिंग के लिए बुलाते हो और फिर वहां बेइज्जती करते हो। और इन दोनों के लिए लास्ट मैसेज यही है, अगर आप सच्चे हैं आप दोनों आइए। आप लोग कहते हैं कि आप हमें बुलाते नहीं हो, हम बुला रहे हैं आपको धरने में, यहाँ पे आइए हमारे साथ, आइए सड़कों पे, तब हम आपकी सच मानेंगे कि आप सच्चे हैं। और इसके अलावा आपका कोई प्रश्न है तो बताएं। एक तरफ दूसरे गुर्जर समुदाय हाईकोर्ट गया है। गुर्जर समुदाय का कहना है कि हाटी जो हुआ है इसको लेकर जो तथ्य तोड़ मरोड़ कर पेश किए गए हैं, इसमें वास्तविकता क्या है? इसमें देखो, जो यहाँ से एथनोग्राफिक स्टडी रिपोर्ट गई है वो सारी अपने को वो सारा एक अपने में प्रमाण है। वो एक ऐसा दस्तावेज है, वही आरजीआई प्रमाण के रूप में मानता है। उसी के आधार पे हाटी समुदाय का वहाँ से कंकरेंस रिपोर्ट आरजीआई ने मानी है, उसी आधार पे वहाँ बिल ड्राफ्ट हुआ है। और जो एक पॉइंट मैं और इसमें जोड़ना चाहूँगा कि गुज्जर समुदाय क्या कहता है, इसका जवाब, क्योंकि जब वो कोर्ट चले ही गए हैं, इसका जवाब हम कोर्ट में ही देंगे। और उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। उनका अपने भी हिमाचल में ट्राइब हुए हैं, ये उसके बाद रेवेन्यू रिकॉर्ड में जुड़े हैं। जौनसारा है, जब उनकी एथनोग्राफिक स्टडी हुई है। अब मैं एक उदाहरण देता हूँ, हमारे यहाँ एक और रिवाज है शाटर और पाशर का, शाटी पाशी का, लेकिन वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये एंथ्रोपोलॉजी का एक पार्ट है। उसमें जब स्टडी होती है, रिसर्च होता है, तब जाके ये चीज़ें निकलती है और रिकॉर्ड में आती है। तो अब हमारे यहाँ मेले त्यौहार होते हैं, विशु, हरियाल्टी, भातीयोज वगैरह, अभी बूढ़ी दिवाली होने वाली, ये कहीं रिकॉर्ड में नहीं है, लेकिन समाज में ये प्रचलित है। ये एंथ्रोपोलॉजी का एक हिस्सा है। एथनोग्राफी आपको कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा, तथ्य मांगेगा आपको, तथ्य हमारे पास सबसे बड़ा जो एथनोग्राफी रिपोर्ट है वो सबसे बड़ा अपने आप में प्रमाण है। जो रिसर्च वर्क है वो अपने आप में सबसे बड़ा प्रमाण। साथी जी, जैसे आपने प्रमाण की बात की, हिमाचल प्रदेश सरकार ने सारा डाटा सब चीज़ कंप्लीट करके कंपाइल करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा। आरजीआई के पास वो रिकॉर्ड गया, बिना उसके नहीं करते हैं वो। जब उनकी सारी रिपोर्टिंग पूरी हो जाती है उसके बाद ये वो करते हैं। फिर आरजीआई के बाद पहले सदन में जाता है, फिर दूसरे सदन में बिल जाता है। जब वहाँ दोनों के बाद कंपेयर होकर सारी चीज़ें जब सेटिस्फाई हो जाते हैं, उसके बाद वो बिल बनता है। उससे पहले बिल नहीं बनता है। और बिल बनने के बाद जब वो कंप्लीट दोनों सदन से होके जाता है, तब राष्ट्रपति के साइन होते हैं। इसलिए ये प्रश्न तो कोर्ट हमारे से ये प्रश्न नहीं पूछेगा। कोर्ट अगर प्रश्न पूछेगा तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश टू आस्क ऑल दीज थिंग्स। तीसरी बात जो आपने एक हमारे गुज्जर भाइयों के बारे में जो बात की थी, हमने पहले भी बताया था, बहुत शॉर्ट उसमें मैंने बोला था कि जिनके अपने घर शीशे के होते हैं वो दूसरे पे पत्थर नहीं फेंका करते। अगर आप इनकी रिपोर्ट उठा के देखेंगे, अगर डाटा चाहिए तो मैंने कलेक्ट कर लिया है, पर क्योंकि हमारी कभी इस प्रकार की सोच नहीं रही है कि हम दूसरों का हक छीन के अपने उसके लिए वो करना चाहें। हमने तो कल की स्टेटमेंट भी आपको भी क्लियर करके बता दी थी कि हमने कभी नहीं कहा, हमने कहा कि ओबीसी को 3 मिले, 4 मिले, 2, एससी को जितने अधिकार आपने देने दे दो, हमारी इससे कोई कंसर्न नहीं है। हम सिर्फ अपने से संबंध रखते हैं। उनको भी यही चेता रहा हूँ, अगर डाटा चाहिए तो मैंने सारा कलेक्ट कर लिया है। मेरे को पता है कि कहाँ से ये आए हैं, कब ये आए हैं, और आज उनका रेवेन्यू रिकॉर्ड हरियाणा में जहाँ जहाँ है वो मेरे पास है।
लेकिन हम नहीं चाहते कि बिना मतलब के किसी के साथ इस प्रकार का द्वंद्व में फंसे। उन लोगों को बता दीजिए, अगर डाटा चाहिए होगा तो मैं दे दूंगा, और अगर उन्होंने मैदान में आना है तो वो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, फिर हम निकाल देंगे रेवेन्यू रिकॉर्ड से सारी चीजें, कोई ऐसी इशू वाली बात ही नहीं है। और कुछ उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान कहते हैं कि इस मुद्दे को केवल पॉलिटिकली रंग दिया जा रहा है, सरकार सीरियस है कि हम हाटी मुद्दे को जल्दी लागू करेंगे, सेंटर को क्लैरिफिकेशन के लिए भेजा है, जैसे ही वापस आता है वैसे लागू करेंगे, लेकिन हाटी समिति और भाजपा इस मुद्दे को भटका रही है। इस प्रश्न में ये बात कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन जब प्रश्न आ ही गया है उद्योग मंत्री जी का, कल भी बैठक में उद्योग मंत्री जी वोटों की बात कर रहे थे। अपना स्तर उन्होंने बातचीत में इतना गिरा दिया कि उस बैठक में भी वो वोटों की बात कर रहे थे कि वोटों की आप लोगों ने, हाटी समिति ने प्रचार किया, उसके लिए थोड़ी गए थे हम वोटों की, किसने किसको वोट दिए, हम उस चर्चा के लिए नहीं गए थे। दूसरी बात, जो हमारा काम करेगा, हमारा पहले से ही हाटी समिति का ये मानना था, ये उद्घोष था कि जो काम करेगा उसका हम कर्ज चुकाएंगे, उसका एहसान चुकाएंगे। जो हमारी, जिसने कांग्रेस में भी ऐसे स्वर्गीय वीरभद्र जी रहे, उन्होंने हम 2016 में उन्होंने तो यहाँ से रिपोर्ट भेजी थी, जब पंडित सुखराम जी ने हमारा बहुत काम किया, चंद्र शर्मा जी ने बहुत काम किया, हम सब का गुणगान करते हैं जिन्होंने हमारा, और रिकॉर्ड है हमारे पास, ऐसे फोकट में नहीं हम गुणगान करते। लोकसभा चुनाव में क्या भूमिका रहेगी जैसी स्थिति आज है? देखो, बहुत एकदम हम लोकसभा चुनाव की हम इसलिए नहीं बात करते कि अभी हमारा ये ऑप्शन खुला है कि लोकसभा चुनाव के ऊपर हमें अभी ज़्यादा फोकस इसलिए नहीं किया, हमारा फोकस है लागू करने। हमारा सीधा सा प्रश्न है, प्रतिनिधि चाहे भाजपा के हों, चाहे कांग्रेस के हों, कम्युनिस्ट के हों, आपके तो या बाकी को तो नहीं है, लेकिन वैचारिक रूप से तो सब पार्टियों के यहाँ संगठन है, नेता है। हम सबसे यही आग्रह करते हैं कि काम हमारा हो गया है, लेकिन इसको लागू करवाना है। 1 पॉइंट एजेंडा हमारा है कि हमें लागू चाहिए। अभी मैं शास्त्री जी की बात मैं कंटिन्यू करता हूं, जो आपने प्रश्न, महीने और लग गई, लटक गया मामला, चुनाव फिर सर पे आ जाएगा, फिर तो प्रश्न देंगे नहीं, उसमें कोई कमेंट नहीं करेंगे सर, वो बाद में। मैं उसकी दो बातें और बोल देता हूँ जो आपने पूछा था हर्षवर्धन चौहान के बारे में, बाकी लोगों के बारे में। वो ये है, ये कांग्रेस बीजेपी का मामला ही नहीं है। कल कांग्रेस समर्थित हमारे पास 50 लोग थे ऊपर, कांग्रेस पार्टी के लोग जिनके पास पद हैं, उन्होंने वहाँ छाती ठोक ठोक के बोला है कि होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, आप करिए। ये बनाने की कोशिश की जा रही कांग्रेस बीजेपी लड़ना, कुछ नहीं है, लोग बिल्कुल साथ में हैं। जब आप लोगों को बैठक के लिए बुलाया गया हाटी समिति को, क्या उस एजेंडे में एससीबी पहले से था कि एससीबी इस बैठक में आएगी? उसमें हमें ऑब्जेक्शन तो, क्योंकि वो पहले दिन ही वो नोटिफिकेशन निकाली थी इन्होंने मीटिंग की, तो उसमें एससी समुदाय का जो अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति, उसको भी स्टेक होल्डर बनाया गया था। अब हम कल भी सरकार से यही कह रहे थे कि जब उन एससी समुदाय को उन्हीं की मांग के अनुसार इससे बाहर रखा गया है, तो स्टेक होल्डर कैसे हो गए? स्टेक होल्डर तो सिर्फ हाटी समुदाय है जो जनजाति में आना है। तो हमारी कल भी इस बात पे ऑब्जेक्शन था, और हमारे लोगों को गुस्सा भी था इस बात का, भाई एससी समुदाय को तो उन्हीं की मांग के अनुसार बाहर रखा गया है। ओबीसी का पक्ष अलग से सुना जाना चाहिए, उनकी बात अगर संभव हो उनके अधिकार की, तो वो भी सरकार सुने, जितना संभव हो उनको उनके अधिकार मिले। लेकिन जो ओबीसी समाज है वो एसटी में तो हमारे साथ है, उसमें तो उनका कोई एतराज़ ही नहीं। क्या पिछले 3 सालों का आपके पास कोई एट्रोसिटी का ऐसा रिकॉर्ड है कि एट्रोसिटी के कितने मामले हुए हैं और कितने उसमें सही पाए गए? क्योंकि एससी समुदाय का कहना है कि इस एरिया में एट्रोसिटी के बहुत सारे मामले होते हैं। ये कल भी ये प्रश्न वहाँ उठा, कल भी हमने इसका जवाब दिया है। 8 साल में ट्रांसगिरी में 97 एट्रोसिटी के केस हुए, दर्ज हुए और उसमें कन्विक्शन सिर्फ एक हुई है। 8 साल की बात कर रहा हूँ, और वो भी दैट वाज नॉट ए केस ऑफ एट्रोसिटी, वो रंजिश का केस था। रंजिश में मैं इनको भी मार सकता हूँ अगर हमारी ये होती है। दैट वाज नॉट, इट वाज कन्वर्टेड इनटू 32 एक्विटल है, क्लियर कट एक्विटल। आप देख लीजिए डाटा है, सारा हमने डिपार्टमेंट से डाटा लिया, हमारे पास ये शब्द यूज किया, बाकी सारे के सारे फेक पाए गए और फॉल्स पाए। सरकार ने भी माना है कि इस इशू को हम नहीं उठाना चाहते, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास डाटा है। पिछला जो उन्होंने रिट पिटीशन दायर की थी उसमें उन्होंने लगभग 2500 केस बनाए थे, क्योंकि 2500 केस उधर एट्रोसिटी केस के हुए। और इसमें हम एक चीज़ और जोड़ना चाहते हैं कि एट्रोसिटी के कुछ 2-4 वकीलों ने हमारे एससी समुदाय को भी बदनाम कर दिया है।
इन्होंने अपनी दुकानें चलानी शुरू कर दी ऊपर वकालत के नाम, क्योंकि यहाँ से मुआवजा मिल जाता है, 1.5-2 लाख रुपए एक केस पे इनको मुआवजा मिलता है। वो भी गरीबों को कम मिलता है, ये वकील लोग उसमें से ज़्यादा ले जाते हैं। ये तो खैर अलग अलग पक्ष आगे पड़े, ये तो अलग चीज़ है। लेकिन जो इस टाइम जो टेक्निकल पॉइंट जो बताया जा रहा है वो क्या चीज़ है, उसका क्या खुलासा है जो केंद्र को भेजा जा रहा है? हाँ, देखो टेक्निकल पॉइंट इसमें दो बात सरकार करती है कि इसमें हम कुछ न घटा सकते हैं ना जोड़ सकते हैं, ये बिल्कुल हमें लागू करना पड़ेगा। इन्होंने दो चीज़ों की क्लेरिफिकेशन मांगी। एक तो ये कि हाटी समुदाय में कौन आते हैं, हाटी समुदाय में कौन आएंगे। दूसरा, इसकी क्या जरूरत पड़ गई है? हाँ, सब कुछ हो हम चुका है, यही कहते हैं ये प्रपोजल ही सरकार ने भेजी है। हाटी हाटी कौन है, ये प्रपोजल ही यहीं से हिमाचल सरकार ने भेजी है, वही केंद्र सरकार ने मानी, वही लोकसभा। हाटी कौन है? हाँ, अच्छा, इसका मैं देता हूँ इसका आंसर सही तरीके से। दो प्रश्न सरकार देगी सर, हमने क्यों देनी? उन्होंने जो लेटर में लिखा है ये पूछा है क्या एससी इसमें शामिल है कि नहीं है, एक प्रश्न ये पूछा है। और कल एससी ने खुद माना हम इसमें शामिल नहीं है, सरकार ने माना इसमें शामिल नहीं है, लेकिन प्रश्न दिल्ली से पूछा है। दूसरा पूछा हुआ हाटी, इसमें आरजीआई ने इतनी लंबी रिपोर्ट में लिखा है कि हाटी कौन है, दोनों जवाब अवेलेबल है, फिर भी मामला उधर भेजा गया। हमने वो बात भी मान ली, चलो आपने उधर भेज दिया, कोई बात नहीं। उसके बाद हमने एक बीच का रास्ता दिया था बहुत जबरदस्त, एससी इसमें आना नहीं चाहते, बाहर भी हैं, खश कनैत भाट पबूच 4 जातियों को दे दो, कोई कानून रोकता नहीं है, मामला खत्म। ये बीच का रास्ता था, बीच का रास्ता मानने के लिए भी सरकार तैयार नहीं है। हमने मंत्री जी से लास्ट प्रश्न ये पूछा था नेगी जी से, और नेगी जी ने जो इसमें ट्राइबल सेक्रेटरी ने भी नेगी जी की तरफ इशारा किया कि सरकार चाहे तो कर सकती है, और नेगी जी ने उसको गोलमोल कर दिया। उद्योग मंत्री सीधा दिखाई दे रहा है, करना नहीं चाहते। का कल बयान आया है कि हाटी समिति जल्दबाजी कर रही है और मैं खुद के जल्दी दिल्ली जाऊंगा और वहां से जो कानून मंत्री है, जनजातीय मंत्री है, उनसे भी जो बात करूंगा और इस मुद्दे को जल्दी सुलझा लिया जाए। इसको नोट करना सर। देखो मैं पत्रकार बंधुओं इसका जवाब मैं देना चाहता हूँ। आप देखिए, इन्होंने आनंद फानन में 4 अगस्त को जब हमारे पास वहाँ से नोटिफिकेशन आई हिमाचल प्रदेश सरकार के पास, ना तो उसके देखा कि क्या कमी है क्या नहीं है, 1 महीने तक वो ऐसे ही लटका के रखा। फिर इन्होंने आनंद फानन में कि भाई किस प्रकार से इसको रोका जाए, किस प्रकार से इसको डिले किया जाए, इन्होंने इसकी यहाँ से रिपोर्ट भेजा क्लैरिफिकेशन के लिए। एक तो बेस डेट नहीं है, बेस डेट, जबकि मंत्री ने कल क्लियर किया कि जिस प्रकार से किन्नौर को मिला है, जितने भी ट्राइब हुए हैं वो 1950 से पहले जो उस एरिया में रहते होंगे उनके लिए कुछ दर कुछ वाला किसाव लगा है, वो उन्होंने खुद बोला, एडमिट किया। बेस डेट किसमें ये रहती है। दूसरी बात, यहाँ से भेजना, जब हम कोर्ट में गए और कोर्ट ने हमारे को प्रोविजनल सर्टिफिकेट इशू किया, फिर इनको लगा कि ये तो गड़बड़ हो गया। हमने क्लैरिफिकेशन के लिए तो भेज दिया, क्लैरिफिकेशन तो इसमें बनती नहीं है, कुछ भी क्लैरिफिकेशन नाम की तो कोई चीज़ है नहीं, हमने लेकिन गलती से वहाँ भेज दिया। अब सिर्फ इसलिए लगे हुए हैं कि अब हम हाटी समिति वालों के साथ चलने के लिए तैयार हैं अगर दिल्ली जाना है तो। ये उद्योग मंत्री जी के खुद स्टेटमेंट है, मैं भी चलूंगा, आप पढ़ लीजिए। उन्होंने स्टेटमेंट भी दिए पत्रकारों को, अगर कल की आप देखते हैं विनय जी भी साथ चलेंगे और हाटी के नुमाइंदे हमारे साथ चल सकते हैं, हम वहाँ पे बात करेंगे। अब ये इस तरह की बात बोल रहे हैं, आप बताइए कि ये किसकी वजह से ये किया जा रहा है। इस प्रकार की राजनीति की जा रही है जो राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति का स्तर इतना नीचे गिरा दिया है जिसकी कोई था नहीं है। हमें इस बात का बहुत ज्यादा दुख है। तो क्या हाटी समिति दिल्ली जाने के लिए तैयार है? हम बिल्कुल तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें उसमें भी कोई ऐतराज नहीं है। हम उनको बोल रहे हैं कि जब चलना है चलो। हमने तो बोला कल, फिर बोले कि नहीं हम देखेंगे, हम बताएंगे। देखने बताने के लिए हमारे पास समय नहीं है। यहाँ इन्होंने कर्नल साहब ने कल ये बोला सबके सामने कि या तो आप ये करो कि जितनी आपने वैकेंसीज निकाली हुई है ताकि हमारे बच्चे सफर ना करें, वो वैकेंसीज आप पोस्टपोन करो, उसकी डेट आगे बढ़ा दो, विच इज नॉट पॉसिबल। उसके लिए बोलते हैं ये पॉसिबल नहीं है, तो क्या ये पॉसिबल है? आप सब लोग जानते हैं 1 जुलाई 2017 को भारत सरकार ने पूरे भारतवर्ष में 1 टैक्स 1 नेशन लागू किया। उसी दिन से इफेक्टिव हुआ या उसकी डेट चेंज हुई, अलग अलग रही है, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जिस दिन नोटिफिकेशन हुई है BRST 4 अगस्त 2023, नोबडी कैन चेंज। तो ये सरकार की मंशा नहीं है तो और क्या है। तो मैं पत्रकार बंधुओं से सिर्फ इतना विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि जब भी ये इस प्रकार, जो हमारे मंत्री है, विधायक है, आप सब लोगों का दायित्व बनता है। हम अगर आप इसके प्रति नहीं तो कम से कम समाज के प्रति आप लोगों का भी दायित्व बनता है। जो लोग दबाए जाते हैं, जिन लोगों के साथ गलत हो रहा हो, उनको उनकी आवाज को उठाने के लिए आपको चौथा स्तंभ बन के काम करना ही करना पड़ेगा। तो आप सब लोगों का मैं अंतिम बात कहते हुए आप सभी का धन्यवाद भी करूंगा
कि जो मंत्री जी कह रहे हैं कि दिल्ली चलने के लिए तैयार है, हमें कोई ज़रूरत नहीं दिल्ली से जो चीज़ होनी थी वो हमारे लिए हो गई है। अब तो हम सिर्फ इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि सरकार प्यार से, नाराज़गी से, जैसे भी मर्जी इसको लागू करे। और ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ये चीज़ें जो हमें मजबूरी में कोर्ट से लेना पड़ा, ये रास्ता हमारा नहीं है। हमारा तो रास्ता सिर्फ स्पष्ट वन पॉइंट एजेंडा है कि ये लागू करते हुए हम देखना चाहते हैं। सरकार जितना लेट करेगी उतना लोगों में आक्रोश फैलेगा, और इन नौजवानों का आक्रोश सरकार के प्रति नहीं है, हमारे प्रति भी है, जो हाटी समिति के हम पदाधिकारी हैं। इनका रोष है कि आप लोग एजिटेट कब होंगे। तो ये हमारा आखिर में संदेश है सरकार के लिए भी कि कृपया हमारे सब्र की परीक्षा मत लें। बहुत हो गया है, 4 महीने का समय कम नहीं होता। इसको तुरंत बिना किसी बहाने के, बिना लाग लपेट के इसको लागू करें। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार बंधुओं का।